बायो ब्लूप्रिंट आर्मी, वेलकम बैक टू आवर ओन चैनल। हम जो सीरीज़ चला रहे हैं इस चैनल पे वो है 13 डेज 13 चैप्टर सीरीज़। तो उसमें आज सेकंड डे है और आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो है हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के हम वेरी शॉर्ट और लॉन्ग करने वाले हैं, जो कि टोटल 10 क्वेश्चन होने वाले हैं और इन्हीं 10 में से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन फंसने वाले हैं। तो बिना किसी फर्दर डिले के शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एज इट इज़ आपके एग्जाम में देखा जा सकता है कि वाई आर द टेस्टिस सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमेन कैविटी इन स्क्रोटम। जो मेल में हमारी टेस्टिस पाई जाती हैं वो एब्डोमेन कैविटी के बाहर स्क्रोटम में क्यों पाई जाती है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। अब इसका जो आंसर है वो ये रहा। अब आंसर जो है, टू मेंटेन अ टेम्परेचर 2 to 2.5 डिग्री लोअर देन द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर विच इज़ असेंशियल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। अब इसका मतलब हुआ कि स्पर्मेटोजेनेसिस एक प्रोसेस है विच इज़ अ प्रोसेस इन विच स्पर्म प्रोडक्शन इज़ हैपनिंग, तो उसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। अब स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होने के लिए जो हमें नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए रहता है वो हमारी बॉडी से 2 to 2.5 डिग्री कम चाहिए रहता है। इसीलिए ये जो हमारी टेस्टिस रहती है वो आउटसाइड द एब्डोमेन कैविटी रहती है, क्योंकि हमारे बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर जो रहता है वो ज़्यादा रहता है और अगर बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमारी जो टेस्टिस रहती है वो आउटसाइड द एब्डोमेन कैविटी रहती है। अब एब्डोमेन कैविटी क्या रहती है, हमें पता है हमारी बॉडी जो है 3 पार्ट में डिवाइडेड है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। अब जो हमारा डायफ्राम रहता है, डायफ्राम के नीचे वाला पोर्शन जो रहता है उसे ही हम एब्डोमेन कैविटी बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट आंसर और फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। जब हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं तो वो ये है, एट व्हाट स्टेज ऑफ लाइफ इज oogenesis इनिशिएटेड ह्यूमन फीमेल्स। कि बताओ जो ह्यूमन फीमेल्स रहती है उनमें oogenesis का प्रोसेस यानी कि ओवा का फॉर्मेशन किस स्टेज पे हो जाता है। तो इसका जो आंसर है वो है ये कि oogenesis इज़ इनिशिएटेड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज। यानी कि जो oogenesis की प्रोसेस रहती है वो जब एक फीमेल या गर्ल चाइल्ड उसके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज में रहती है तभी से शुरू हो जाती है। यानी कि मम्मी के पेट यानी कि यूट्रस से ही ये प्रोसेस हमारी फीमेल में शुरू हो जाती हैं। तो ये है हमारा सेकेंड आंसर। और आपको मैं बता दूं कि जब एक फ़ीमेल का बर्थ होता है तो उसमें जो oocyte रहते हैं, प्राइमरी oocyte, उसकी जो वैल्यू रहती है वो 1 to 1.5 लाख रहती है। लेकिन जब वो मैच्योरिटी पे आती है तो उसके यही घट के नंबर 60 to 80 के हो जाते हैं। तो ऐसे करके धीरे धीरे लाइफ में oocytes घटते रहते हैं और एक टाइम जिसको हम मेनोपॉज बोलते हैं उस टाइम पे आते आते फीमेल के सारे ओवा जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, इसीलिए फिर उसके मेंसेस नहीं आते हैं। तो अब हम चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। तो ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कोरोना रेडिएटा। बताओ भाई कि कोरोना रेडिएटा का क्या फंक्शन है। तो ये रहा हमारा थर्ड आंसर कि इट इज़ द लेयर ऑफ फॉलिकुलर सेल दैट प्रोटेक्ट द एग एंड प्रोवाइड वाइटल प्रोटीन टू द सेल। पढ़ लिया, अब समझते हैं इसको कि ये जो है फॉलिकुलर सेल की एक लेयर है जो क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है एग को और प्रोवाइड करती है वाइटल प्रोटीन किसको, सेल को। तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन और थर्ड आंसर। आपको अगर आप एज इट इज़ लिख के आएंगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं, बस थोड़ा थोड़ा बड़ा लिख के आना है आपको एग्ज़ाम में। अब हम चलते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन पे। जब हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपको इन द फॉर्म ऑफ MCQs भी मिल सकता है कि बताओ कोलेस्ट्रम में जो रहता है कौन सी एंटीबॉडीज़ पाई जाती है, तो IgA पाई जाती है। अब जो क्वेश्चन है वो है डिफाइन कोलेस्ट्रम, यानी कि जो कोलेस्ट्रम रहता है उसको डिफाइन करो कि कोलेस्ट्रम क्या होता है। तो द मिल्क प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन विच इज़ रिच इन एंटीबॉडीज़ IgA। यानी कि जो मिल्क प्रोड्यूस करती है फीमेल यानी कि मदर अपने इनिशियल फ्यू डेज़, जब वो न्यूली प्रेग्नेंट होती है उसके बाद उसका बेबी होता है तो उसके बाद जो कुछ दिनों तक उनका मिल्क आता है मदर का, उसी को हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं। ये येलो कलर का रहता है और इसमें जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट है वो है इसका एंटीबॉडी। ये रिच इन एंटीबॉडी रहता है जो कि बच्चे की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। इसीलिए जो इनिशियल डेज रहता है पार्चुरेशन का यानी कि चाइल्ड बर्थ का, उसमें
सिर्फ मम्मी का मिल्क ही बच्चे को फीड कराना चाहिए, क्योंकि उसमें एंटीबॉडी AGA रहती है, IgA रहती है। तो ये हो गया हमारे 4 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, ये आपको याद करना ही है, वन लाइनर के फॉर्म में भी पूछ सकता है। अब हम आ जाते हैं हमारे शॉर्ट क्वेश्चन टाइप पे। तो शॉर्ट में जो आता है पहला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो आता है ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन स्पर्म। अब ये आपको लॉन्ग में भी आ सकता है। लॉन्ग में कैसे आएगा कि ड्रॉ करो भाई डायग्राम, एक स्पर्म का, एक इस साइड ओवा का। तो इसका जो आंसर है, अब हम स्पर्म के बारे में ही पढ़ लेते हैं। तो ये आपको दिख रहा है, आई होप विजिबल होगा, ये एक स्पर्म का डायग्राम है, मेल में स्पर्म का। तो स्पर्म जो रहता है बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइडेड रहता है, हेड, नेक और टेल। हेड जो रहता है उसमें सबसे पहले ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्रोसोम। इसी में एंजाइम प्रेजेंट रहते हैं जो कि ओवा की लेयर को ब्रेक करने का काम करते हैं। और जो रहता है पूरे स्पर्म पे एक लेयर रहती है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर बोलती है, लेकिन जो टेल पार्ट रहता है उस पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन एब्सेंट रहती है। उसके बाद जब हम हेड की बात करते हैं तो हेड में जो रहता है हमारा न्यूक्लियस यानी कि न्यूक्लियोसोम पाया जाएगा, उसमें जो रहेगा क्रोमोसोमल मटेरियल रहेगा। नेक हो गई। फिर मिडिल लेयर की बात करते हैं तो मिडिल लेयर में माइटोकॉन्ड्रिया रहती है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या रहती है, पावर हाउस ऑफ द सेल, ये तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो रहती है, जब स्पर्म फीमेल में एंटर होता है तो उसको विग्रस मोटेलिटी या फिर जो रहता है भागने के लिए, अंदर जाने के लिए एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए इसकी जो मिडिल पार्ट रहता है नेक वाला, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। अब पर इजैकुलेशन 200 to 300 मिलियन ऑफ स्पर्म इजैकुलेट, यानी कि इजैकुलेशन के टाइम पे एक बार में जो इजैकुलेशन होता है उसमें 200 से 300 मिलियन स्पर्म पाए जाते हैं। सीमन के फॉर्म में जो इजैकुलेट होता है उसमें से 60% जो रहता है उनकी नॉर्मल मोटेलिटी रहती है, यानी कि वो नॉर्मल स्पीड मेंटेन करते हैं। लेकिन उनमें से जो 40% रहते हैं उनकी विग्रस मोटिलिटी रहती है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा विग्रस मोटिलिटी शो करते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा जल्दी भागते हैं, ऐसे समझ सकते हो आप। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। आपको इसमें क्या क्या याद रखना है कि लेबलिंग नीट एंड क्लीन होना चाहिए, और ट्राई करना कि ये आपने जो लाइन खींची है ना, उसके बाद ये नेक लिखा है, न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सब एक लाइन में बनाओ, एक लाइन में लिख के आना। ये नहीं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ लिख दी तो नेक आप यहाँ ले जाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, इससे मार्क्स कटते हैं आपके। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन कि ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन स्पर्म। अब चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। जो सेकंड क्वेश्चन है वो है हमारा प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। अब मैं मेरा बताऊं, जब मैंने बहुत सी कंपनीज में इंटरव्यू दिया था टीचिंग के लिए, तो मुझसे यही क्वेश्चन पूछ जाता था, प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो आज ये आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है, और oogenesis की प्रोसेस भी। लेकिन एग्जाम में ज़्यादातर प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस पूछा जाता है। जब हम स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करते हैं, हमें पता है प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। अब स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस इनिशिएट कैसी होती है, हमें पता है स्पर्मेटोगोनिया एक स्ट्रक्चर पाया जाता है। स्पर्मेटोगोनिया जो रहता है उसमें माइटोसिस डिफरेंशिएशन रहता है। माइटोसिस एक इक्वेशनल डिवीजन है, मियोसिस एक रिडक्शनल डिवीजन है। तो उसमें क्या होता है, माइटोसिस डिफरेंशिएशन होता है। तो उसमें हमारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है। अब जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है इसकी प्लॉइडी क्या रहेगी, 2n रहेगी। जब हमारा, इसकी प्लॉइडी भी लिख देती हूँ मैं, 2n रहती है, यानी कि डिप्लॉइड रहती है। अब इसमें फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा यानी कि रिडक्शनल डिवीजन होगा, तो प्लॉइडी 2n से क्या हो जाएगी, n हो जाएगी, हाँ n हो जाएगी। तो जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है वो हमारा हैप्लॉइड बनता है, यानी कि n बनता है। उसमें अब सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा तो स्पर्मेट बन जाएगा। स्पर्मेट आप समझ लीजिए एक ऐसा स्ट्रक्चर जो n है। अब इसको हम सजाएंगे ना, इसकी पूछ वूछ लगाएंगे भागने में, वही तो हेल्प करेगी। तो उसके बाद डिफ्रेंशिएशन होगा, और डिफ्रेंशिएशन होने के बाद इसमें एक पूछ लग जाएगी और ये बन जाएगा हमारा स्पर्मेटोजोआ। जोआ से समझ में आ रहा है कि जोआ बेसिकली एनिमल्स के लिए यूज़ करते हैं हम। तो जोआ जो रहेगा, मतलब इसमें पूछ लग गई, अब ये भागने के लिए रेडी है और हमारा स्पर्म तैयार है। तो ये हो गया हमारा स्पर्म तैयार। उसके बाद ये नर्व सेल्स जो रहते हैं ना, उसके पास जाएगा नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए। तो ये हो गया प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। अब आगे के जो क्वेश्चन है वो हम पार्ट 2 में करने वाले हैं। तो आगे के जो 2 शॉर्ट क्वेश्चन और 2 लॉन्ग क्वेश्चन के लिए जुड़े रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, आपने इतना प्रीशियस टाइम दिया। आई होप मैं जो पढ़ा रही हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा, और ट्रस्ट मी, अगर आपने इतना कर लिया ना तो आपका 80 से ज़्यादा जो चैप्टर है वो कवर हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।